हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देख रहे थे। ठीक है, तो हमें रूम शिफ्ट करना पड़ा, इसीलिए कुछ दिन वीडियो नहीं ला पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शन 12 तक देखे थे। ठीक है, तो इसमें एक केस है, हैरिस वर्सेस डीपीपी, 1952 का केस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पुलिस वाले पे 8 बार चोरी करने का आरोप लगता है। ठीक है, और उसको खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो उस पे 8 बार चोरी का आरोप रहता है। तो इसमें क्या है कि जैसे सेक्शन 12 का ये है। ठीक है, सेक्शन 12 तक हम लोग देखे थे। तो सेक्शन 12 में क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडली फीलिंग, है ना, ये सब है। तो यही ना है 12 में, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग, है ना। तो इसी से रिलेटेड ये केस है, हैरिस वर्सेस डीपीपी। इसमें ये हुआ था कि एक पुलिस वाले पे 8 बार चोरी करने का आरोप लगता है और 8 बार सेम तरीके से किया गया रहता है। जैसे मान लीजिए कि वो एक जहाँ सब्जी का जो मंडी होता है, मान लीजिए कि एक वेयर हाउस जो होता है, मान लीजिए वेयर हाउस नहीं कह सकते हैं, अरे सब्जी का एक गोदाम मान लीजिए। उस सब्जी का गोदाम में जब पब्लिकली जब वो ऑफ रहता है, मतलब लोगों के खरीदने, मान लीजिए कि एक टाइम होता है कि सुबह शाम लोग सब्जी खरीद सकते हैं, तो उस समय वो चोरी होता है, जिस समय पब्लिकली जाना अलाउड नहीं होता है, मतलब लोगों के लिए वो बंद होता है। ठीक है, तो उस समय वो चोरी होता है। मतलब ये एक होता है ना, पुलिस वाले का काम क्या होता है, गश्ती करना। तो ये गश्ती करने जब जब जाता है, वो तब जाता है जब लोग, मतलब पब्लिकली वो ऑफ रहता है, और उसमें जाता है गश्ती करने और पैसा चुरा लेता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक केस है। तो 8 बार वो सेम तरीके से वो चोरी करता है। तो इसमें क्या दिखाता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से है सेक्शन 13, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सेक्शन 13 क्या बात करता है कि फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन whether act was accidental or intentional, whether act was intentional और एक्सीडेंटल। मतलब देखिए, जब एक ही प्रकार से काम, मतलब एक्ट हो रहा हो, कृत्य जो ऑफेंस है सेम तरीके से बार बार हो रहा हो, तो वो क्या एक्सीडेंटल हो सकता है क्या। जैसे मान लीजिए, जैसे एक घर में बार बार कोई व्यक्ति घर लेता है और उसे इंश्योरेंस कराता है और आग लग जाती है, फिर इंश्योरेंस का पैसा ले लेता है, फिर दूसरा घर लेता है, उसका इंश्योरेंस कराता है, फिर आग लग जाती है, फिर उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। बार बार वैसे ही 10-12 बार हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सीडेंटल नहीं, वो इंटेंशनल है। उसको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, उसी से उसकी कमाई चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें एक केस है, मैकिन वर्सेस जनरल, क्या केस था, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स, है ना। देखिए एक केस आपको मिल जाएगा किसमें, ये बुक है अवतार सिंह का। ठीक है, तो इसमें मिल जाएगा पेज नंबर पे, ये पुराना बुक है हालांकि। तो चलिए, केस है मैकिन वर्सेस सेक्शन 13 का बता रहे हैं, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स, 1984 का केस है। हाँ सॉरी, 1884 का केस है। 84 है ना, 94, 1894 का केस है। ठीक है, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ, जिसका सायरा नाम होता है वाइफ का, accused John and his wife Syra Mackin were prosecuted for the murder of a child whom they had earlier adopted from his parents. The body of child was found buried in the yard of the house which they occupied for the time being. Their defense was that the child had died of natural causes. In the order to overthrow this defense, evidence was offered to show that an earlier occasion also they had adopted babies, and in each case the baby
बॉडी ऑफ द बेबी वाज फाउंड ब्यूरिड इन द रेस्पेक्टिव हाउस विच दे ऑक्युपाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है कि मैकिन जॉन और उसकी वाइफ सायरा मैकिन, जॉन होता है एक, जॉन एंड वाइफ, इसकी वाइफ का है जी SARH मैकिन, ठीक। ये दोनों बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, मतलब बेबी को एडॉप्ट करते हैं। मान लीजिए कि न्यू घर लेते हैं, ठीक है, न्यू घर लिए और एक बच्चे को एडॉप्ट किए और वो बच्चा का डेथ हो गया और इसी घर में उसको दफना दिए। फिर दूसरा घर लिए, ठीक है, फिर एक बच्चे को अडॉप्ट किए, फिर से उसकी डेथ हो गई, फिर वो दफना दिए, फिर दूसरा घर लिए, फिर बच्चे को अडॉप्ट किए, फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर दफना दिए, ऐसे बार बार हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनल है। उस बच्चे को अडॉप्ट करते थे, उसका पार्ट पूजा निकाल के बेच देते थे, मृत्यु हो जाती थी, फिर उसको दफना देते थे, फिर दूसरा घर ले लेते थे, ठीक है। तो ये था इसमें केस। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि वो इंटेंशनल है, न कि एक्सीडेंटल, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो वैसे फैक्ट जो बार बार वैसी ही घटनाएं हो रही हैं, सेम टू सेम, देखिए अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या था, बच्चे को अडॉप्ट कर रहे थे, मृत्यु हो जा रही थी, तो ये नेचुरल, बार बार बच्चे को अडॉप्ट कर रहे थे, तो नेचुरल होगा नहीं, नेचुरल नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंटेंशनल एक्ट था, ठीक। इसके बाद से है अगला सेक्शन है कॉज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 14, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलीवेंट, व्हेन रिलीवेंट। देखिए तो कोर्स ऑफ बिजनेस कब रिलीवेंट है, जैसे पता है कि मैं पर डे, अगर पर डे 9 बजे 9 AM पे पर डे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ पर डे, मान लीजिए। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए मुकेश भाई अभी क्या कर रहे होंगे, 9 बज रहा है, मुकेश भाई क्या कर रहे होंगे, तो पर डे मैं जब 9 बजे रोज वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कोई भी कह देगा कि मुकेश भाई अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ठीक है ना। अगर कोई काम पर डे वैसे ही हो रहा है जैसे हमेशा होता है तो वो उसे क्या कहेंगे, कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चिट्ठी, मतलब कोई लेटर पोस्ट किया और पोस्टमैन उसको, जब मैं पोस्ट करता हूं पोस्टमैन उसको टाइमली पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर मैंने पोस्ट किया है, उसको ले जाके बॉक्स में डाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहुंचा ही होगा, क्योंकि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में है ना। अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई दिक्कत परेशानी, जैसे पोस्टमैन साहब को कोई दिक्कत ना हुआ हो, घर पे कोई काम ना पड़ गया हो, है ना, उनकी तबीयत ना खराब हो, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस में पढ़ लीजिएगा। चलिए दोनों का इलस्ट्रेशन 13 और 14 दोनों का इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले 13 का इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, ठीक है, वही आग लगने वाला घरवा का। द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेस, फैक्ट ये है कि वो कई घरों में रहा था। सक्सेसिवली ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, और सबको वैसे ही क्या किया था, उसका इंश्योरेंस कराया था। इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड, और सब में आग लगा था, ठीक। एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी, और सभी घरों में आग लगने के बाद वो अलग अलग कंपनियों से क्या इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया था, है ना। आर रिलीवेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर वर नॉट एक्सीडेंटल, और इससे क्या प्रतीत होता है कि वो एक्सीडेंटल नहीं था, क्या था, इंटेंशनल था। वही उसका काम धंधा था, उसी से वो पैसा कमाता था, है ना। 14 नंबर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर बाय डिस्पैच, प्रश्न यह है कि क्या लेटर डिस्पैच हुआ था या नहीं। द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू बी पोस्ट, ठीक है, एंड
दैट पार्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रिलीवेंट। जैसे मान लीजिए हम किसी बॉक्स में ले जाकर लेटर डालते हैं तो वो डिस्पैच हुआ होगा कि नहीं, तो जब जब हमने डाला है वो डिस्पैच हुआ है और पहुंच भी गया है, तो इसका मतलब क्या है वो कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मैंने डाला है तो वो रिलीवेंट है और वो पहुंचा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए इसके बाद से अब शुरू हो रहा है एडमिशन। ठीक है, तो याद रहेगा ना, हैरिस वर्सेस डीपीपी। इसमें एक पुलिस वाला होता है जो 8 बार इस पे चोरी का आरोप लगा होता है। इसमें क्या है, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इसमें जॉन एंड इसकी वाइफ सायरा मैकिन बच्चे को अडॉप्ट करते हैं लोग और मार देते हैं लोग। हर बार बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और मार देते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब देखते हैं एडमिशन। तो एडमिशन एंड कन्फेशन, एडमिशन और कन्फेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए एडमिशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैंने उसे मारा, तो ये क्या है, एडमिशन है। मैंने उसे धारदार चाकू से मारा और चाकू यहाँ है और पुलिस के सामने मैं यह कह रहा हूं कि मैंने उसे धारदार चाकू से मारा, उसकी मृत्यु हो गई और वो चाकू यहाँ है, पुलिस उस चाकू को बरामद कर लेती है। ठीक है, तो क्या है, कन्फेशन हो गया। और सिर्फ मैंने कहा, चाहे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुकेश भाई ने उसको मारा है चाकू से, है ना, तो क्या है, एडमिशन है। मतलब एडमिशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कन्फेशन सिर्फ वही करेगा जो क्राइम किया है। समझ में आ रहा है। देखिए दोनों में तो डिफरेंस जान लीजिए। एडमिशन डिफाइन है 15 में, 15 से लेके 21 तक, 15 से लेके 21 तक में एडमिशन है, 15 में डिफाइन है। कन्फेशन कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके बारे में जिक्र है 22 से लेके 24 तक में। ठीक है, पहले ये था 25 से लेके 30 तक, है ना शायद। चलिए तो देख लेते हैं। तो एडमिशन क्या है, एडमिशन एक ब्रॉड टर्म है, इसमें कन्फेशन आ जाएगा लेकिन कन्फेशन में एडमिशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि सभी कन्फेशन एडमिशन है लेकिन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं है। ठीक है, सभी कन्फेशन एडमिशन है लेकिन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं है। मतलब ये ब्रॉड टर्म है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकता है। चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ये पहला सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में किया जा सकता है। ये सिर्फ क्रिमिनल में होगा, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल में होगा। ठीक है, इट इज अ ब्रॉड टर्म, ये ब्रॉड टर्म नहीं है, मतलब ये लेस ब्रॉड टर्म है, कह सकते हैं। ठीक है, एडमिशन कोई भी कर सकता है, वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है या उसका पार्टी कोई या उसका क्लाइंट कोई भी कर सकता है, लेकिन कन्फेशन सिर्फ कौन करेगा, एक्यूज्ड ही करेगा। कन्फेशन सिर्फ कौन करेगा, एक्यूज्ड ही करेगा। चलिए तो इसका कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं। पार्टी, देयर एजेंट और इंटरेस्टेड पर्सन। देखिए इट कैन बी मेड बाय पार्टीज, देयर एजेंट एंड इंटरेस्टेड पर्सन। देखिए कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ कौन करेगा, एक्यूज्ड, मेड बाय एक्यूज्ड ओनली। ठीक है ना, यही ना है, मेड बाय एक्यूज्ड ओनली, मेड बाय एक्यूज्ड ओनली। ठीक है, देखिए या सिविल और इट में भी सिविल और क्रिमिनल, लेकिन कन्फेशन क्या हो जाएगा, ओनली क्रिमिनल होता है। ठीक है, ये किसी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया तो जिसने देखा वो भी बोल सकता है कि मुकेश भाई ने ये अपराध किया है ना, मैं भी बोल सकता हूँ, या मेरा क्लाइंट भी, मेरे बिहाफ पे मैंने जिसको अपॉइंट किया है मेरे काम को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं
कोई कंपनी हूँ या कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, है ना, तो मेरा जो भी मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया होगा व्यक्ति, मेरा जो काम धंधा को देखता होगा जो भी, तो वो भी मेरे बिहाफ पे कर सकता है क्या, एडमिशन। लेकिन कन्फेशन सिर्फ मेरे द्वारा ही किया जाएगा, मेरे बिहाफ पे कोई, अब जैसे मैंने किसी को मार दिया, मेरे बिहाफ पे कोई जाके ये नहीं कह देगा कि मुकेश भाई ने मारा, तो कन्फेशन होगा क्या? मैं जाके खुद कबूल करूंगा तो वो कन्फेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन ये कन्फेशन ऑन द सोल बेसिस ऑफ कन्फेशन पनिशमेंट हो सकती है। यह कंक्लूसिव प्रूफ है, मतलब कंक्लूसिव प्रूफ नहीं, मतलब अगर जैसे इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जैसे मैंने कोई एडमिशन किया तो उस पे क्या मुझे सजा हो सकती है, या मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला तो क्या उसी भी आप पे सजा हो सकती है? मतलब कोई एडमिशन कर रहा है तो क्या उस भी आप पे सजा हो सकती है? क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ है? नहीं, उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से या किसी भी एविडेंस से प्रमाणित प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन इस पे जैसे मैंने जाकर कोर्ट के सामने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, तो इस पे पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं। कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, तो इस पे कन्विक्शन हो सकता है लेकिन एडमिशन में कन्विक्शन नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसेंशियली एडमिशन होगा। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इसमें 15 में दिया गया है एडमिशन, किधर है बाबू, एडमिशन डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। 15 में एडमिशन डिफाइन किया गया है, An admission is a statement, oral or documentary, or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned, ठीक है। 15 में क्या गया डिफाइन किया गया है एडमिशन को, मिटा देना ही, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं एडमिशन। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? इससे पहले आधा घंटा रिकॉर्ड किए थे, लेकिन 1 मिनट, 1 पौने 2 मिनट शायद रिकॉर्ड हुआ था, तब तक किसी का कॉल आ गया था तो कट गया था, और हम चिल्ला रहे हैं इधर, देखे ही नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, फ्लाइट मोड लगाए ही नहीं थे। तो अभी तो फ्लाइट मोड लगाए हैं, देख ले कि हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, चल रहा है ना सेकंड अब, हाँ चलिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 15 किसका बात करता है, एडमिशन का। एडमिशन मतलब क्या, कोई भी बात हम कह रहे हैं, कोई भी बात हम कह रहे हैं वो एडमिशन में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, राम 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 राम, ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, मेड बाय एनी पर्सन, मेड बाय एनी पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन मेंशन्ड। देखिए एडमिशन क्या है, कोई भी स्टेटमेंट चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए, क्या है वो एडमिशन है। जैसे मैंने कुछ कहा किसी के बारे में, वो क्या है, एडमिशन है, ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा वो एडमिशन है, ठीक है। और उस मान लीजिए कि उस व्यक्ति से पूछा गया,
और उसने कहा कि हाँ इसने जो कहा है वो सही है और वो सिद्ध हो रहा है और वो अपराध पनिशेबल है 3 साल या 3 साल से ज़्यादा और वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्या हो जाएगा, अगर वो व्यक्ति से पूछा गया कोर्ट के सामने या पुलिस पूछती है और उसके पूछने से कुछ चीज़ बरामद हो रहा है, सर्च हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि आशीष ने उसका मर्डर किया है, तो ये हो गया एडमिशन। पुलिस ने उस पर नोट कर लिया, अपना कंप्लेंट जो भी एफआईआर दर्ज कर लिया, ठीक। तो क्या इसी बिहार पे उसकी सजा हो जाएगी? नहीं, मैंने न बोला है। अब उसे प्रमाणित, अब जिस चीज से उसने मर्डर किया है आशीष भाई ने, पुलिस गई पूछी कि बताओ ये दाब कहाँ है, जिस दाब से, दाब समझ रहे हैं ना, ऐसे दाब होता है दाब है ये, है ना। इस दाब से आशीष भाई ने मारा और जब आशीष भाई को पुलिस गिरफ्तार की, पूछी कि बताओ तुमने जिस दाब से मारा है उसे, है ना, छप 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 काटा है, वो दाब कहाँ है? आशीष भाई बोले कि छानी पर फेंके हैं। छानी समझ रहे हैं ना, पूछ का घर, उस पर फेंके हैं। पुलिस गई, छानी पर पूरा देखी, है ना, तो उस पे ये मिला और इसमें खून लगा हुआ था, तो और खून लगा हुआ था, इसको जब्त कर ली। अब जब पुलिस कोर्ट के सामने पेश करेगी, आशीष भाई बोलेंगे कि हाँ, चाहे नहीं भी बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, लेकिन इस पे फिंगरप्रिंट दिख गया और आशीष भाई के पूछने पर कि वो दाब कहाँ है, वो बताए कि हाँ इस जगह है, इससे नहीं तो प्रूव होता है ना। तब वो, अब अभिषेक आशीष भाई कहेंगे कि हाँ मैंने मारा है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्फेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसी उनके मानने पे ही, या नहीं माने चाहे माने, मानने पे ही उनको सजा मिल जाएगी, तो क्या है, कन्फेशन है। और एडमिशन क्या है, आशीष भाई सिर्फ ऐसे ही फॉर्मली बोले, मतलब किसी से बोले कि हाँ मैंने उसे मार के आ रहा हूं मैं जान से, तो क्या है, एडमिशन है ना। इस बिहाफ पे सजा नहीं होगी जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, है ना। तो ये हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत है? एडमिशन क्या है, कोई भी स्टेटमेंट, ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे मैसेज, व्हाट्सएप, चैट, इंस्टा, फेसबुक, किसी माध्यम से अगर बात हुआ है, ईमेल, जीमेल, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। मेड बाई एनी पर्सन, किसी पर्सन द्वारा किया गया हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। इसमें इलस्ट्रेशन भी है क्या? इलस्ट्रेशन फिलस्ट्रेशन नहीं है ना। चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन 16। किधर गए? अरे मार्करवा हाथे में है, हम ढूंढ रहे हैं ससुरा। चलिए, तो 15 हो गया, अब 16 देखते हैं। 16 किसका बात करता है? एडमिशन बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। सेक्शन 16, एडमिशन बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। इसमें क्या है भैया, तो एडमिशन बाई पार्टी, किसी पार्टी के द्वारा एडमिशन किया जाए, ठीक है ना, या उसके एजेंट द्वारा। जैसे मैंने बताया नहीं कि मेरे जानने वाले या मेरे रिलेटिव या मेरे घर वाले अगर एडमिशन करते हैं, या मेरे द्वारा अपॉइंट किए गए कोई व्यक्ति एडमिशन करता है, ठीक है, तो उसके बारे में है, ठीक है। सुनिए, स्टेटमेंट मेड बाई अ पार्टी टू प्रोसीडिंग or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admission. A statement made by party to suit, suing or sued in a representative character are not admission unless they were made while the party making them held that character. जैसे कहने का मतलब है कि ये एडमिशन किसके द्वारा किया गया हो, किसी पार्टी के द्वारा, मेड बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग
के लिए कोई पार्टी द्वारा अगर कोई एडमिशन किया जाता है और बाई एन एजेंट, बाई एन एजेंट, मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति द्वारा, एजेंट, टू एनी सच पार्टी, टू एनी सच पार्टी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरे घर वाले या मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति या मेरे दोस्त, ठीक है, जैसे आशीष भाई कहते हैं कि मुकेश भाई ने ऐसा किया, ठीक है, और वो उस क्राइम से रिलेटेड है, उस केस से रिलेटेड है। देखिए इसमें पढ़िएगा तो अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस केस के सर्कमस्टांसेस पे ही वो बोले, ही ना क्या मुकेश भाई ये शर्ट यहाँ से खरीदे हैं 100 रुपया में खरीदे हैं 4 बाग स्टेशन से, इससे कोई मतलब है उस केस का? नहीं ना। हाँ, अगर जिस दिन क्राइम हुआ ऐसा ही कपड़ा पहना हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है, तब इस कपड़े पे कोई बात चल रही है जो केस से रिलेटेड है ना, तभी वो मतलब उसमें बोली गई बात एडमिशन है, नहीं तो नहीं है ना। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस केस से रिलेटेड हो, है ना। तो पार्टी टू प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग में जो पार्टी है, पार्टी मतलब अरे 2-3 लोग जो होते हैं वही तो पार्टी है, जैसे अपोजिट पार्टी या जो भी है ना, तो उसके द्वारा किया गया हो, ठीक। अब देखिए, अ पर्सन हु हैव एनी proprietary or pecuniary interest in the subject matter of proceeding and who make the statement in their character of person so interested, ठीक है, स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, मतलब अगर अब जैसे मान लीजिए, सपोज मानिए कि किसी व्यक्ति का जॉब लगा और हम जा रहे हैं केस कर रहे हैं कि हुजूर इसके द्वारा, इनके द्वारा जो जॉब ये जॉब जो है फर्जीवाड़े तरीके से लिए है, इसमें मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो कोर्ट क्या तुरंत जांच करना शुरू कर देगी उस पे? नहीं। अरे कोर्ट देखेगी ना कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, कोर्ट पूछेगी कि तुम्हारा इसमें क्या इंटरेस्ट है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे मुंह उठा के हम किसी पे केस कर देंगे कि हुजूर इसने गलत तरीके से जॉब लिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट से, कोर्ट जांच करने लगेगी, यही काम है? नहीं। इंटरेस्ट क्या है, जैसे कोर्ट पूछेगी कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, मतलब क्या उसके चलते मेरी जॉब नहीं लगी, मैं भी मेरिट लिस्ट में आ सकता था अगर उसकी जॉब नहीं लगती तो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा तभी तो कोर्ट जांच बैठाएगी। जैसा हम कहेंगे कि 1 नंबर से मैं पीछे रह गया, अगर ये नहीं रहते, अगर ये गलत तरीके से जॉब नहीं लिए होते तो मेरा जॉब हो जाता, है ना। तो कोर्ट उस पर सुनेगी कि हाँ भैया मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जॉब वॉब से कोई लेना देना है नहीं, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ऐसे पटीदार है, जॉब लग गया, अब देख के जल रहे हैं, जाके केस कर दिए कि गलत तरीके से लिया है, ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बना के लिया है, तो इस पे ऐसे नहीं ना है कि कोर्ट तुरंत जांच बैठा देगी, है ना। ऐसे नहीं होता है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए क्या इसमें? ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाया चल दिया। Person from whom the party to the suit have deprived their interest in subject matter of the suit are admission if they are made during the continuance of interest of the person making of a statement. Admission if they are made during the continuance of their interest, मतलब उसका इंटरेस्ट उसमें हो, चल रहा हो जो व्यक्ति स्टेटमेंट बोल रहा है, एडमिशन कर रहा है, उसका उसमें इंटरेस्ट हो, तभी, है ना, तभी होगा। ठीक है।
यानी कि इसमें तो इसमें 16, 17, 18 जो है कहता है कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है, हु कैन मेक एडमिशन, है ना। तो इसमें 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये लोग जो इंटरेस्टेड पर्सन है जो एडमिशन कर सकते हैं। कौन? तो पहला हो गया पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो 16 में क्या है? पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, मतलब कौन कौन? हु कैन मेक एडमिशन, कौन कौन एडमिशन कर सकता है? तो पार्टी और उसका एजेंट। दूसरा पर्सन, पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ठीक है, वह पर्सन जिस मतलब जो व्यक्ति, मान लीजिए कि मुझे कोई हानि हुई, मतलब मुझे कोई चोट पहुंचा, तभी तो मैं केस कर सकता हूं। ठीक है, तो पर्सन हुज पोजीशन मस्ट भी होनी चाहिए प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट, है ना, तो वही एडमिशन कर सकता है। ठीक है, 18 क्या है? पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय द पार्टी टू सूट। ठीक है, ठीक। स्टेटमेंट पर्सन होम पार्टी सूट एक्सप्रेसली रेफर्ड टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सन expressly referred to by party to suit, referred to by party to suit, मतलब एडमिशन कौन कौन कर सकता है? तो एक जो एग्रीव्ड पार्टी है, दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, तीसरा जो उसका एजेंट है, ठीक है, चौथा जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है ना, ठीक, या कोई थर्ड पर्सन हो गया, एजेंट हो गया, आर्बिट्रेटर हो गया, ये लोग क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन एडमिशन कर सकता है? उसका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मतलब मेरे बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा एजेंट, मेरा एडवोकेट जैसे कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेरा आर्बिट्रेटर, है ना, इंटरेस्टेड पर्सन या थर्ड पर्सन। 17 में यही ना है, पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, है ना, तो वो कर सकता है ना। तो देखिए इसमें हो गया थर्ड पर्सन, कोई भी एजेंट, मतलब ठीक है ना, पार्टी, उसका एजेंट, या इसमें कोई थर्ड पर्सन, या जो इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव, मेरा आर्बिट्रेटर, वो लोग क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 16, 17, 18 ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाइए 19 में, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन का तो है, ठीक है, दो दो लाइन का। 19 है जी, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड और बाई ऑन देयर बिहाफ। proof of admission against person making them and by or on their behalf।
प्रूफ ऑफ एडमिशन मतलब जो एडमिशन किया जा रहा है उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि आशीष भाई ने उसको दाब से मारा, तो दाब मिलना चाहिए ना उसका, ठीक है ना। तो दाब प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड और बाय देयर ऑन बिहाफ, ठीक है। एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। जैसे जो एडमिशन कर रहा है वो उसी के खिलाफ होना चाहिए, समझ में आ रहा है। क्योंकि अपने फेवर में तो सब कोई बोलता है। आशीष भाई, चाहे आशीष भाई मेरे दोस्त हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि उसने उनको किसी को मारा है, यानी कि हम दोनों के खिलाफ ही तो मैं बोल रहा हूं। वो तो मेरे दोस्त हैं। जैसे आशीष भाई कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने आशीष को मारा, तो मैं अपने ही खिलाफ तो बोल रहा हूं, इस पे सजा तो मुझे ही हो सकती है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब एडमिशन कोई कर रहा है तो वो उसी के खिलाफ होनी चाहिए, अगेंस्ट हु मेक्स इट, उसी के खिलाफ होनी चाहिए जो उसे कर रहा है ना। मतलब क्यों? क्योंकि अपने फेवर में तो सब कोई बात करता है कि हाँ मैंने नहीं मारा, है ना। तो वो एडमिशन थोड़े ना है। अगर हम किसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो एडमिशन नहीं है, ठीक है। एडमिशन वही है जो मेरे ही खिलाफ हो। सुनिए, कह रहा है कि एडमिशन आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। एडमिशन वही है, जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है वो उसी के अगेंस्ट हो, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, और किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जा रहा है और वो उसी के खिलाफ हो। बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interested except the following cases namely, है ना। Admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between the third person under section 26, ठीक है। कोई मर गया और वो कुछ बोल के चला गया, तो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा 26 में बोल रहा है ना। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ a statement of existence of any state of mind or body relevant or time when mind existed and is compliant accompanied by the conduct rendering it falsehood. An admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant, otherwise then मतलब से एकदम स्पष्ट बात है कि जो भी एडमिशन कर रहा है, इसमें यही है 19 में कि जो भी एडमिशन कर रहा है वो उसी को हार्म करे, मतलब सेल्फ हार्मिंग हो, उसी के खिलाफ हो, ठीक है, तभी वो एडमिशन है, यही कह रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शन है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, 1, 2 और 3। इसमें जो कह रहा है वो एक्सेप्शन है। जैसे सेक्शन 26 जो है डाइंग डिक्लेरेशन है, वो एक्सेप्शन है, इसमें बोल रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग, ये कह रहा है। और एक है एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलीवेंट, अदरवाइज देन एन एडमिशन, और जो हियर से एविडेंस हो, ठीक है। तो देखिए, कोई भी एडमिशन 19 कहता है कि एडमिशन तभी है जो उसके स्वयं के खिलाफ हो, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन में कोई व्यक्ति बोल के मर गया कि उसने मुझे मारा, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ भी बोल के मर जाए वो रिलीवेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा, ठीक है। क्योंकि मरते हुए व्यक्ति कभी भी झूठ लेकर भगवान के पास नहीं जाता है ना। तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे पढ़ेंगे सेक्शन 20 से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।